दिसंबर 2020 की ये बात है। एक लड़की अपने दो दोस्तों के साथ तेलंगाना प्रदेश का एक शहर है सिकंदराबाद, वहां से ट्रेन में सवार होती है और उत्तर प्रदेश के आगरा के लिए रवाना होती है। 6 दिसंबर 2020 को जैसे ही वो ट्रेन आगरा कैंट में आकर रुकती है तो उसके थैले से अजीब तरह की दुर्गंध आ रही थी और यही दुर्गंध जीआरपी का एक सिपाही होता है। वो सिपाही देखकर पूछता है कि मैडम आपके थैले के अंदर क्या है। तो वो लड़की कहती है कि कुछ नहीं है और इधर उधर की बातें करने लगती है। तभी उस सिपाही को थोड़ा शक होता है और उस थैले को अपने कब्जे में ले लेता है। इसके बाद वो अपने उच्च अधिकारियों को फोन करता है। पुलिस मौके पर आती है। उस लड़की को और दो लड़कों को पुलिस जब हिरासत में लेती है और जब चेकिंग की जाती है तो पता चलता है कि लगभग उस थैले के अंदर 10 किलो गांजा रखा हुआ है। फिर पुलिस लड़की को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके एनडीपीएस में जेल भेज देती है। लड़की छूट के जब आती है तो उसके बाद साल का पहला दिन, मैं बात कर रहा हूं 2023 में, वही लड़की को एक ऐसा काम करती है कि लगता है कि लगातार झूठ पर झूठ बोल रही है और उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी झूठी लड़की यही है। आज की कहानी उसी लड़की की है, जिस कहानी को सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार वो कितनी सर्कस किस्म की लड़की है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। बात कर रहा हूं 1 जनवरी 2023 की सुबह लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक लड़का जो कंझावला इलाके में अपनी डेयरी प्लांट चलाता है, दूध का इंतजार कर रहा था और 3:18 तक ऐसी कोई हलचल नहीं थी। अचानक ही एक गाड़ी बहुत तेजी के साथ जा रही है। उस गाड़ी को देखता है तो उस गाड़ी के स्टीयरिंग वाले पहिए की तरफ एक लाश लटकी हुई है। वो जोर जोर से आवाज कर रही थी। तभी वो लड़का पुलिस को फोन करता है। पुलिस 3:18 या 20 मिनट से लेकर सुबह 5 बजे तक भी पुलिस की तरफ से कोई हलचल नहीं होती। ये एक ऐसा सच था जो उस डेयरी वाले लड़के, जिसका नाम दीपक होता है, उसने अखबारों को, टेलीविजन को, सोशल मीडिया को, सभी को अपनी आंखों से दिखाने की कोशिश की थी। अब इसके बाद इस घटना में बहुत सारे सच हैं, बहुत सारे झूठ हैं जो लगातार तैर रहे हैं। दरअसल 3-4 दोस्त होते हैं, वो 3-4 दोस्त मिलकर एक प्लानिंग करते हैं। कहते हैं कि भाई चलो नया साल है, नया साल का जश्न मनाते हैं। जिसमें एक लड़का होता है अमित खन्ना, दूसरा होता है कृष्णा, तीसरा मिथुन होता है और चौथा होता है मनोज मित्तल। मनोज मित्तल बीजेपी का नेता भी है, राशन की दुकान चलाता है। रात को 10 बजे तक बैठकर ये शराब पीते हैं और शराब पीते पीते एक फैसला करते हैं कि क्यों ना यहाँ से एक मुड़थल इलाका, वहां पर चलते हैं, वहां जाकर जश्न मनाते हैं। लेकिन इनके पास अपने अपने वाहन तो हैं, कार नहीं है। अब कार का इंतजाम करने के लिए ये दिमाग लगाते हैं। तभी इन्हें याद आता है कि आशुतोष जो इनका दोस्त है, उसके पास एक कार है। हालांकि वो कार उसकी नहीं है, आशुतोष की, वो कार उसके बहनोई लोकेश की है। लेकिन अमित खन्ना की बहुत अच्छी उससे बातचीत है। तभी कहते हैं कि अमित, यदि तुम उससे कार मांगोगे तो आशुतोष कभी मना नहीं करेगा। उसके बहनोई की कार थी, बलोनो, वो दे देता है और कार लेकर रात के 11 बजे चल पड़ते हैं मुड़थल के इलाके में। वहां खाना था, वहां पीना था, वहां मौज मस्ती करनी थी, नए साल का जश्न मनाना था। नए साल की शुरुआत वो खुशी खुशी देखना चाहते थे, इसलिए वो प्लानिंग करते हैं और यहां से कार लेके चले जाते हैं। एक कहानी थी जो ये चल रही थी, एक और कहानी थी जो इनसे पहले चल रही थी। इनकी कहानी रात के 11 बजे शुरू होती है, दूसरी कहानी शाम 7 बजे शुरू होती है। दरअसल सुल्तानपुरी इलाके की रहने वाली एक निधि नाम की लड़की और उसकी एक दोस्त होती है अंजलि। दोनों ही आपस में फैसला करते हैं और नए साल के जश्न मनाने की तैयारी करते हैं। अंजलि अपने घर से कह के निकली थी कि वो जा रही है एक काम से, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ी हुई थी और उसकी माँ इस बात की यकीन कर लेती है। दरअसल अंजलि 4 बहनों की एक बहन है, 2 उसके छोटे भाई हैं। माँ उसकी किडनी के चलते बीमार रहती है। पिता की 8 साल पहले मौत हो चुकी है। घर की माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। ये लड़की कमाती है तो घर चलता है, नहीं कमाती है तो घर नहीं चल सकता। अब इसकी दोस्त निधि इसको कहती है कि नया साल का जश्न है और वो एक कमरा बुक कराते हैं। रोहिणी के इलाके में ओयो होटल होता है, वहां पर 2 कमरे बुक थे। एक कमरे में कुछ लड़के दोस्त रुकते हैं, दूसरे कमरे में ये दोनों लड़कियां रुकती हैं। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक इन दोनों के बीच में किसी न किसी बात को लेकर, बात क्या थी कि बात थी पैसों की। पैसे कहां से आने थे, कहां से नहीं आने थे, इस बात का अभी तक भी खुलासा नहीं हो सका है। लेकिन लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि जिस नए साल के जश्न मनाया जा रहा था, हो सकता है कि पैसे वहीं से मिलने वाले हों या कुछ और वजह हो। निधि और अंजलि जी में जब कहासुनी होती है तो इस कहासुनी को न केवल होटल वाले देखते हैं, बल्कि आसपास के जो लोग होते हैं वो भी देखते हैं। निधि अपनी इस
स्कूटर है उसको चला रही थी, और क्योंकि निधि ज़्यादा गुस्से में थी, पीछे अंजलि बैठी हुई है, क्योंकि जैसे उसको अंजलि लेके आई थी अपनी स्कूटर से, तो उसकी जिम्मेदारी बन रही थी अंजलि की, क्योंकि उसको जैसे बाइज्जत लेके आई है तो बाइज्जत उसको घर भी छोड़ के आएगी। लेकिन उन दोनों के बीच झगड़ा बढ़ चुका था, झगड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका था। अब ये दोनों सीधे सीधे चल रहे हैं और अचानक एक रास्ते में ट्रक पड़ता है। जब ट्रक पड़ता है तो कहीं ना कहीं इतना डिसबैलेंस हो जाता है स्कूटर का। अंजलि ये बात देख रही थी, अंजलि को लग रहा था कहीं ऐसा ना हो एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं, शराब वगैरह उसने कुछ नहीं पी थी, भले ही चाहे उसने रात को पार्टी की थी। ट्रक से तो बच जाते हैं, तभी स्कूटी रोकी जाती है। रोकने के बाद अब अंजलि कहती है कि तुम्हें पीछे बैठना है, मेरी स्कूटी है, मैं खुद चलाऊंगी। अब यहाँ से स्कूटी चल पड़ती है। एक कहानी जो पहले चल रही थी, 4 लड़के बेलेनो कार में मुरथल में मौज मस्ती करने के लिए गए थे, नए साल का जश्न मनाने के लिए गए थे, उधर से वापसी जब आ रहे हैं, इधर से अंजलि अपनी स्कूटी लेके जा रही है, पीछे निधि बैठी हुई है। या तो झगड़ा कुछ इस कदर बढ़ गया है कि जिस कदर की अंजलि स्कूटर अकेले चला रही है और निधि उतर जाती है, और जैसे ही एक कार सामने आती है, या तो उसको वो धक्का देकर उसका डिसबैलेंस बिगाड़ने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट होता है। या फिर ऐसा होता है कि गाड़ी अचानक सामने आती है और ये निधि और अंजलि जब स्कूटर से निकल रहे हैं, अचानक से गाड़ी टकरा जाती है, और टकराने के बाद निधि सड़क के किनारे गिर जाती है और अंजलि इसके अंदर चली जाती है। यहाँ तक तो ठीक है कि अंजलि अंदर चली जाती है, उसकी स्टीयरिंग में फंस जाती है, 12 किलोमीटर तक ऐसे ही दौड़ती रहती है, कार के पीछे पीछे चलती रहती है, कार से घिसटती रहती है, उसके शरीर का एक एक हिस्सा, चीथड़े उसके बिखर जाते हैं, शरीर पर एक एक कपड़े उधड़ जाते हैं। और एक लड़का जो दीपक नाम का होता है, जो डेयरी का मालिक होता है, वो अपनी आंखों से जो दृश्य देखता है, उसी दृश्य को वो बताने की कोशिश कर रहा था। और इसके बाद एक निधि ने अपनी कहानी सुनाई थी, शायद जो कहानी आज दुनिया के सामने है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस केस के अंदर नई नई चीजें मिलकर आ रही हैं। कहानी की शुरुआत में मैंने बताया था, एक लड़की जो सिकंदराबाद से चली थी, और सिकंदराबाद से चलने के बाद आगरा पहुंचती है, उसके पास 10 किलो गांजा पाया जाता है। वो लड़की जेल में रहती है। उसके बाद फिर परिवार के लोगों को इस बात की पता चलता है, तो परिवार के लोग बेहद नाराज हो जाते हैं। उनको लगता है कि निधि का चाल चलन ठीक नहीं है, परिवार के ये बीच में रहने लायक नहीं है, इसलिए उससे नाराज होते हैं। परिवार वाले इसको बेदखल कर देते हैं। बेदखल करने के बाद ये लड़की सीधा दिल्ली पहुंचती है, और दिल्ली आने के बाद बहुत कम समय में 16 लाख रुपए इकट्ठा कर लेती है। और 16 लाख रुपए नगद इकट्ठा करने के बाद सुल्तानपुरी में 3 माले का एक फ्लैट खरीदती है, जिसकी लगभग एरिया होता है 25 गज के आसपास। अभी कुछ दिन पहले ही इस लड़की को घर से निकाला गया था, बेदखल किया गया था। इसके पास 25 गज का मकान खरीदने के लिए आखिरकार 16 लाख रुपए कहाँ से आए? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। जैसे ही ये रोड पर एक्सीडेंट होता है, अंजलि खत्म हो जाती है। नए साल के जश्न में सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल होती है, दुनिया के सामने अलग अलग तस्वीरें चलने लगती हैं, और दुनिया के लोग ये सिर्फ जानना चाहते हैं कि आखिरकार उस रात अंजलि के साथ हुआ क्या था। तो यहाँ पर जो हमने कहानी सुनाई है, उस कहानी में अभी तक जो अंजलि कहती है वो बात मान ली जाए, लेकिन उसकी एक पार्ट काल्पनिक ये भी हो सकता है कि अंजलि और दूसरा निधि के बीच में इस कदर झगड़ा बड़ा हो कि अंजलि को खुद ही, उसकी स्कूटी को खुद ही निधि ने धक्का देकर उसे मौत के घाट उतार दिया हो। हालांकि जो सच है वो सच पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से नई नई चीजें निधि के बारे में निकल के आ रही हैं, उसका रिकॉर्ड निकल के आ रहा है, आगरा कैंट में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का मामला निकल के आ रहा है। वो जब पत्रकार लोग उससे बातचीत करते हैं तो वो कहती है उस रात एक कमरा बुक था, जबकि उस टाइम कमरे 2 बुक थे, जो कि दोनों उसी के नाम से होते हैं। जब वो घर पर आती है तो घर आने के बाद जब दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रही थी, तो उसने अपने दरवाजे पर ना खड़े होकर लात मार रही थी, बल्कि जो उसका पड़ोसी होता है निशांत, वो अपनी आंखों से ये दृश्य देख रहा था। और उस दृश्य को देखने के बाद जब उसकी नज़र निशांत से मिलती है, तो निशांत से वो सी टाइप का एक चार्जर मांगती है और कहती है कि मुझे अपना मोबाइल चार्ज करना है। तभी निशांत उस मोबाइल को चार्ज करने के लिए अपने घर पे लेके जाता है। दुनिया के सामने निधि कहती है कि उसका मोबाइल टूट चुका था, जबकि वो अपने मोबाइल को पड़ोसी निशांत के यहाँ पर चार्ज करती है। और जब यही बात निशांत मीडिया के सामने रखता है, तब वो फ़ोन करके ना केवल उसे गालियाँ देती है बल्कि धमकी देती है। और वो बालक डर जाता है, उसे लगता है कि जैसे क्या अंजलि के साथ हुआ है, कहीं उसके साथ ना हो जाए। इसलिए वो सुल्तानपुरी थाने के चक्कर लगाकर अपनी सलामती की वो भीख मांग रहा है, सुरक्षा की मांग कर रहा है। अंजलि कहती है कि उसके प्रेमी से झगड़ा हुआ था, अंजलि के प्रेमी से झगड़ा हुआ था, ये बात निधि कहती है। लेकिन उसका जो दोस्त होता है, जिससे 2-3 महीने तक बातचीत नहीं होती है, उस विहान होटल के अंदर जब रात में पार्टी हो रही थी, तो उसमें अंजलि का दोस्त जरूर होता है। अब जब दोस्त पब्लिक के सामने आता है, पब्लिक के सामने आने के बाद वो कहता है कि झगड़ा मेरा नहीं हुआ, यानी कि उसके दोस्त का नहीं हुआ, बल्कि निधि और अंजलि का होता है। साथ ही अंजलि को लेकर एक कहानी निधि ने सुनाई थी। वो कहती है कि
अंजलि ने उस दिन रात को ज़्यादा शराब पी थी और ज़्यादा शराब पीने की वजह से रोड पर एक्सीडेंट हुआ था और रोड पर एक्सीडेंट होने की वजह से ही उसके साथ ये हादसा हुआ है और यही कारण था। वो 12 किलोमीटर तक ऐसे ही रगड़ी थी, घिसटी थी। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि अंजलि ने उस रात शराब पी ही नहीं थी। यानी कि निधि की एक के बाद एक झूठ, निधि की एक के बाद एक नई कहानी जब सामने आती हैं तो ऐसा लगता है कि निधि कितनी शातिर किस्म की लड़की है। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे श्रद्धा वालकर केस में होता है। आफ्ताब ने एक नई नई कहानियां सुनाई थी, ऐसा लग रहा था जिस तरह से आफ्ताब बहुत ही शातिर किस्म का इंसान है, ठीक वैसे ही निधि की एक के बाद एक झूठ जब सामने आ रहे हैं तो उससे भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। उधर एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद ये लोग जो लड़के होते हैं चारों जो बलून कार में सवार होते हैं वो बुरी तरह से डर जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर होते हैं कि आखिरकार करें तो क्या करें। यहाँ से उन्होंने एक प्लानिंग किया कि सीधे जाते हैं अपने दोस्त अंकुश के पास। अंकुश कोई और नहीं होता, जो कार चलाने वाला एक लड़का होता है अमित खन्ना, उसका सगा भाई होता है। उससे जाकर कहते हैं कि भाई रात हमारे साथ एक हादसा हो गया है, एक लड़की की मौत हो चुकी है, रोड पर एक्सीडेंट हो चुका है, ऐसी कंडीशन में हम अपनी जान बचाएं तो कैसे बचाएं। तभी अंकुश खन्ना एक प्लान करता है। वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल परेशान होने वाली बात यह थी कि जो भी 4 लड़के बलेनो कार के अंदर बैठे हुए थे, किसी भी लड़के के पास ड्राइवर का लाइसेंस नहीं था। इसलिए अगर डीएल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इसमें 302 की धारा भी लग सकती है। यानी कि गैर इरादतन हत्या नहीं बल्कि हत्या की धारा भी शामिल हो सकती है। ऐसा लग सकता है कि जैसे जानबूझकर अंजलि के साथ इन्होंने ये कांड किया हो। इसीलिए अंकुश ने अपने एक कजिन ब्रदर है जिसका नाम दीपक खन्ना होता है, दीपक खन्ना से कहते हैं कि दीपक तुम्हारे पास तो डीएल है, तुम्हारे पास तो ड्राइवरी का लाइसेंस है, अगर तुम मेरे इन भाइयों की मदद कर दो तो बहुत आसान हो जाएगा और शायद एक बहुत बड़े मामले में जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, अखबारों में छप रहा है, टेलीविजन पर आ रहा है, अंजलि का मामला, कहीं ऐसा ना हो हिट एंड रन वाले मामले में मेरे भाइयों को लंबी सजा हो जाए या मेरे भाइयों के दोस्तों को लंबी सजा हो जाए। इसलिए दीपक खन्ना तुम इसमें मदद कर दो। अब दीपक खन्ना कोशिश करता है कि वो मदद करे। इसलिए शुरू में बताया गया था कि गाड़ी के अंदर 4 नहीं बल्कि 5 लोग बैठे थे। 5 में कोई ज़बरदस्ती इसमें डाला गया। जब पुलिस ने अपनी जांच की तो पता चला कि गाड़ी के अंदर पहले से ही 4 लोग बैठे हुए थे। 5 में तो ज़बरदस्ती शामिल किया गया और 2 लोग जिसमें आशुतोष होता है जिसने कार दी थी और साथ ही अंकुश जिसने इस पूरी प्लानिंग बनाई थी कि आखिरकार 7 को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और निधि एक के बाद एक कहानी सुनाती है। और निधि की कहानियों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे क्या दिल्ली की पुलिस इतनी ज़्यादा बेचारी है जिसे वो कुछ कर भी नहीं पा रही है। सच क्या है, झूठ क्या है, ये पब्लिक जानना चाहती है। लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली जिस तरह से है, पुलिस जिस तरह से एक के बाद एक बयान अपना बदलने की कोशिश कर रही है और निधि जिस तरह से मीडिया को, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, उससे लगता है कि अंजलि की मौत भी कहीं एक रहस्य न बन जाए। ऐसा ना हो कि अंजलि को कभी शायद इंसाफ ना मिल पाए। लेकिन इस बीच में न केवल दिल्ली सरकार ने कुछ मदद करने की बात की है, साथ ही पता चला है कि मीर फाउंडेशन है जो शाहरुख खान की फाउंडेशन बताई जाती है, वहां से भी अंजलि के परिवार को कुछ मदद की बात सामने आई है। हम तो एक ही मांग करेंगे दिल्ली सरकार से, दिल्ली पुलिस से और केंद्र सरकार से कि इस अंजलि के मामले में जो भी सच है वो दुनिया के सामने आना चाहिए, जल्द से जल्द पता चलना चाहिए और कम से कम समय में आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। उसमें चाहे कार सवार हो या फिर निधि हो या फिर अन्य कोई लोग हों या फिर होटल से जुड़े उस पार्टी में शामिल होने वाले लोग हों, जो भी हो सच वो जल्दी सामने आना चाहिए। लेकिन मीडिया ट्रायल जिस तरह से होता है, कई बार दबाव बना के कुछ अलग निकलवाने की कोशिश की जाती है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। और जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं जिसमें अंश मेवात हैं, करण पटेल हैं छतरपुर से, नवीन कुमार हैं, मोहम्मद जाकिर हुसैन है असम से, अनिल कुमार जोधपुर से हैं, राम स्वरूप बिश्नोई हैं बीकानेर से। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही जाहिद त्यागी, कमल रावत, सलमा सिद्दीकी नैनीताल से, अर्जुन झारखंड से, आरिफ खान मेवात से, रामवीर प्रमुख मथुरा से, अमरेंद्र झा दिल्ली से, गब्बर पटेल अक्की, शांति सरस्वती उत्तराखंड से, आशिफ खान कानपुर से, नीलेश कुशवाहा देहरादून से, अगम सिसोदिया बाड़मेर से, बीरपाल शर्मा उत्तर प्रदेश से, शमशाद खान जिरोली से, नवाब खान अलवर से हैं, शिवानंद यादव रायगढ़ से, बलबीर मनीषा कौशिक दिल्ली से हैं, ताहिर सैफी हापुड़ से हैं, दिव्या अरोरा दिल्ली से हैं, रेखा चौहान, रघुवीर सिंह अजीम हैदराबाद से। इन सभी ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।